हाय गाइस, हम डॉक्टर प्रवीण भाटिया एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल भाटिया डेंटोपल्स पर। आपका हमेशा से सहयोग मिलता रहा, इतने सब्सक्राइबर भी हुए और आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और यकीन मानिए बहुत से पेशेंट्स भी प्रभावित होकर मेरे पास आते हैं और उनको कोशिश करता हूं कि सेटिस्फाइड करके भेजूं। पिछले दिनों हमने बेजल इम्प्लांट फुल माउथ भी किए, अपर आर्च किए, लोअर आर्च किए। बहुत से केसेस में हमने 4 to 5 डेज में पेशेंट्स को नए दांत दिए हैं। तो आज हम इसी चर्चा पर बात करेंगे, पर इससे पहले मैं अवश्य चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वाकई ही अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़रूर उसको लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि स्टेप्स ऑफ बेजल इम्प्लांट जर्नी। आइए समझते हैं इसको लगाने का क्या तरीका होता है। सबसे पहला स्टेप एक एक्सरे और उसके बाद आरवीजी कहें या फिर ओपीजी और सीबीसीटी। इसका पर्पस ये है कि हमें बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी देखने के लिए यह सब ज़रूरी होता है। उसके बाद जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेनली सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और HbA1c ज़रूर पता होना चाहिए पेशेंट का। हाँ, अगर कोई सिस्टेमिक डिसीज़ है वो पेशेंट को पहले से हमें बता देनी चाहिए, जिससे हम उसके अनुसार ही आपको सजेस्ट कर पाएँ कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें तो एक पेशेंट को काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात उस पेशेंट की इच्छा। मान लीजिए कोई रिलेटिव उसको फोर्स कर रहा है कब करा लें और पेशेंट कराना नहीं चाहता है, तो देयर इज़ नो यूज़ कि हम उसको ज़बरदस्ती इम्प्लांट की साइड बेजल इम्प्लांट लगाने के लिए बोले। और रहता है कि अगर डिसीज़ है तो पेशेंट को हमें ज़रूर बता देनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं कि उसको हमें कौन सा ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को पूरा प्रोसेस ज़रूर समझा देना चाहिए और कॉस्ट के बारे में ज़रूर बता देना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट में कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि शायद इम्प्लांट के ही एक्सपेंसेस आने हैं, लेकिन उसके बाद क्राउन लगाए जाते हैं, उसके एक्सपेंसेस हमेशा अलग होते हैं। जैसे बेजल इम्प्लांट का तो एक फुल माउथ का हम नॉर्मली एक पैकेज ही बताते हैं। सर्जरी के दिन जब हमने डिसाइड किया, सबसे पहले हम उसको एक एलए देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें एडमिशन वाला कोई काम रहता नहीं है। अगर हम अपर आर्च की बात करें तो उसमें 2 आवर्स लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 इम्प्लांट्स प्लेस किए जाते हैं और लोअर आर्च वाइज वर्सा 10 to 8 इम्प्लांट्स नॉर्मली लगाए जाते हैं, तो उसमें भी 2 आवर्स लगते हैं। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस फुल माउथ का है, अपर और लोअर का, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का समय लगता है, क्योंकि थोड़ा सा समय बच जाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद हमें जो वेटिंग करनी पड़ती है या हमें दोबारा से सब प्रिपेयर करना पड़ता है, वो समय हमारा बच जाता है। किसी किसी पेशेंट के कुछ दांत बचे हुए रहते हैं, यानी अगर उनको निकालने की आवश्यकता है तो हम पहले निकाल लेते हैं, ताकि उस दिन ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो और एक्सेस भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे पेरिडोंटाइटिस है या पायरिया कहीं पेशेंट को सीवियर है, तो हम पहले दांत निकाल देते हैं, गम्स स्क्वीज हो जाते हैं और सर्जरी के दिन ज़्यादा तकलीफ नहीं होती इम्प्लांट्स को लगाने में। अगले स्टेप की बात करें तो उसमें मेजरमेंट आता है। सेम डे अगर ब्लीडिंग नहीं है, पेशेंट की सक्सेसफुली हमने सर्जरी कर दी है, अपर इम्प्लांट हो या लोअर इम्प्लांट हो या फुल माउथ हो, तो सेम डे भी इम्प्रेशन लिया जा सकता है। इम्प्रेशन लेने के 1 या 2 दिन के बाद उसका एक
ट्रायल बन जाता है, मेटल ट्रायल बोलते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। तो मेटल ट्रायल बनने के बाद उसको फिनिश लाइन दी जाती है। मेटल ट्रायल बनने के एक दिन के बाद हम उसको अनग्लेज्ड सेरामिक ब्रिज बनाकर पेशेंट के माउथ में फिटिंग चेक कर लेते हैं और ऑक्लूजन चेक कर लेते हैं। अनग्लेज्ड करने का फायदा ये रहता है, कोई चेंजेस करने हैं तो हम एडिशन या डिलीशन या बाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। जब हमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उस अनग्लेज्ड सेरामिक ब्रिज को हम फाइनल पॉलिशिंग के लिए दे देते हैं और फाइनल पॉलिशिंग बनने के बाद वो ब्रिज जब बनकर आता है तो हम माउथ में फिट कर देते हैं। वो एक लास्ट स्टेप है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि अपर और लोअर टीथ पोस्टीरियर्स यानी मोलर्स जरूर मिलें, जिससे कि आपका खाने का सिस्टम बहुत ही अच्छा हो और आप हर चीज खा पाएं। 2 दिन के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर सेरामिक प्लेस कर दिया जाता है और एक फाइनल रूप दांतों का निकल के आ जाता है। और कंप्लीट दांत जब लग जाते हैं तो उसको 1 दिन के लिए हम ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को छोड़ देते हैं, लगा देते हैं टेम्परेरी, जिससे कि फैमिली मेंबर्स भी उसको देख लें, क्योंकि वंस इट इज फिक्स्ड हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, खाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसको करेक्ट करके फिर दोबारा से फाइनल प्रोस्थेसिस उसके माउथ में ल्यूटिंग से पेस्ट कर दिया जाता है। वंस इट इज पेस्टेड, होप सो पेशेंट सब कुछ खा लेता है। कुछ कड़ी चीज़ों से बच के रहना पड़ता है, जैसे एप्रिकॉट डायरेक्ट नहीं तोड़ें, बॉटल्स नहीं खोलें। उसके लिए अलग मैंने एक वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगा कि बेजल इम्प्लांट से हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। आशा है आपको ये 10 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए वो अच्छे लगे होंगे। बहुत सिंपल साधारण भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक जर्नी बेजल इम्प्लांट की कैसे होती है। छोटे छोटे डाउट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। कोई पेशेंट मेरे से फर्स्ट टाइम अगर पूछने के लिए आता है, अगर मैं उसे ये वीडियो दिखाऊं तो काफ़ी उसकी हद तक क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वाकई अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और मोटिवेट करें। ये नया सिस्टम जो इम्प्लांट्स का आया है, कम दिनों के अंदर आपके नए दांत मिल सकते हैं, तो उनको ज़रूर सजेस्ट करें। और अगर कोई पेशेंट का फीडबैक चाहिए हो, आस्क मी, और कोई क्वेश्चन आपका अधूरा रहे, डोंट हेजिटेट टू आस्क। व्हाट्सएप करें या कॉल करें, जब भी समय मिलेगा आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच और डू सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, भाटिया डेंटो पल्स को करें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी हम आप लोगों तक शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।